जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऐसे की बात कर रहे थे हम। पहली चीज स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। हमने देखना है स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में कईयों को बिल्कुल नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, और कुछ को जो पता है वो भी पता नहीं कितना पता है, वो तो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट। अब ये कंटेंट क्या, किस चिड़िया का नाम है यहाँ पे? हेयर द थिंग, डेटा कम्स इनटू प्ले। डेफिनेटली आप डेटा कहाँ से तलाश करें, क्योंकि यहाँ जितने मासूम बच्चे हैं उसको किसी को नहीं पता गूगल क्या होता है, उसको किसी को नहीं पता यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, उस उनमें से किसी को नहीं पता कि जो है बाकी और चीजें क्या होती हैं। आप लोगों को 12 सब्जेक्ट का तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आपने 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें से 2 इंग्लिश और 10 आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। मेरा ख्याल है आप इसमें से किसी को आपको पता ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलें। नहीं, that's just a humor. Okay, moving on to the next thing, that is the expression. अच्छा, expression। अच्छा चलो, expression अब बनाते हैं अभी। कैट से शुरू करते हैं। दिस इज अ कैट। अच्छा, केजी का हो गया। अच्छा, दिस कैट इज सफरिंग फ्रॉम सोशल आइसोलेशन। कुछ और ऐड कर दो एडजेक्टिव। ये मैंने क्या थोड़ा सा कर दिया, मजीद अपनी कोई थॉट इसमें डाल दी। ठीक है, एक जज्बाती इंसान हूं ना, मैंने जज्बात में आके उसको सोशल आइसोलेशन में कर दिया। अब इसी तरह व्हेन यू प्रैक्टिस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आपका एक्सप्रेशन बिल्ड होता है। ठीक है। अब ये दिस इज अ कैट केजी से उठाओ और आहिस्ता आहिस्ता गिव सम मीनिंग अपनी बात को करने के लिए उसको, उसके साथ देखो। अब मैंने ये क्या है, दिस इज सफरिंग, उसका एक्शन है। ये उसका बेसिकली इस चीज से वो सफर कर रही है, ऑल दो कर रही है नहीं है, जिसके घर में बिल्लियां जिसने पाली हैं। अब उसको अगर आइसोलेशन तो नहीं वो रहने देती, लेकिन मैंने बस जस्ट एज अ ह्यूमर इसको ऐड किया। सो दिस इज हाउ आपने चीजों को थोड़ा सा सिंपल से आपने उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए यू विल कन्वर्ट इट इनटू समथिंग कंपाउंड। कंपाउंड या आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं ताकि आपका एक एक्सप्रेशन बिल्डअप हो। एक्सप्रेशन बिल्डअप हो जिसके अंदर आप अपनी बात में कोई ना कोई नॉलेज दे रहे हो, कोई ना कोई बात वाजिया कर रहे हो। लेकिन वो बात कैसी हो, कोई स्पेसिफिक बात हो। ठीक है, एक आइडिया पे बात हो, वन आइडिया एट अ टाइम। रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आपकी ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस थिंग इज दैट ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी इन सेंस कि आपके, देखो ये तो है आपकी टेक्निकल चीज। अब टेक्निकल चीज में जिस बच्चे को टेंसेस नहीं आते, आई एम सॉरी टू से, वर्क ऑन इट। अगर नहीं आते, यू आर नॉट फॉर इट। अगर नहीं आता तो उसको सीखो, मेक इट योर सेल्फ, बनाओ अपने अपना उस काबिल। ठीक है, अगर आपको टेंसेस के बाद अगर आपको नहीं आती आपको जो क्या है फॉर्म्स हैं डिफरेंट आपकी, ये ग्रामर की क्या होती है, 9 जो यार दिमाग से निकल रही है, एडजेक्टिव वगैरह वो नहीं आती, फिर आप अपने आप को कंसिडर नहीं करें, आपको एक्टिव एक्टिव पैसिव नहीं आते, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, तो प्लीज कंसिडर योर सेल्फ नॉट एबल टू डू दिस थिंग एट दिस स्टेज। अपने आप को पहले ये टेक्निकल साइड अपनी ठीक करो। बहुत कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े मसले नहीं है, तो ये टेक्निकल साइड आपकी ठीक होनी चाहिए। बिकॉज ही विल बी द टीचर ऑफ इंग्लिश, और जब वो इंग्लिश का टीचर होता है ही विल लुक फॉर योर टेक्निकल थिंग। टेक्निकल चीज उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो है वो आ जाती है, अगली चीजें आ जाती हैं। क्योंकि ये वो चीज है ना जिसके ऊपर आपने बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट बिठाने हैं, अपनी बात को आगे क्लैरिटी से पेश करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स यही होते हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करती हूँ, मेरा एक आर्ग्यूमेंट है कि ज्यादा सीएसएस में ज्यादातर बच्चों के फेल होने की वजूहात उनकी लैक ऑफ डेडिकेशन होती है। अब ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, इसको बैक करने के लिए ना मैं बहुत सारे आपको आर्ग्यूमेंट्स दे सकती हूँ। ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो ठीक भी होंगे। तो आर्ग्यूमेंट कोई उड़ती हुई चिड़िया का नाम नहीं है, हम आर्ग्यूमेंट ऐसे कह देते हैं। आर्ग्यूमेंट जो है फिलोसॉफिकल जुबान में अगर मैं आपको समझाने बैठूं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो ऐसी कोई भी बात
कोई भी बात जिसके पीछे, ठीक है, जिसके पीछे एक कोई सबूत हो, जिसके पीछे सबूत हो। ठीक है, अरिस्टोटल ने आर्ग्यूमेंट को इस तरह से डिफाइन करता है कि एनीथिंग विच इज बेसिकली जो लॉजिक को, जो दिमाग को सही साबित करे, यानी कि दिमाग एक्सेप्ट करे उस चीज को, दैट इज कॉल्ड बेसिकली आपका आर्ग्यूमेंट। अब आप कोई भी मुंह उठा के बात कर लेते हैं ना, अच्छा कोई पॉलिटिकल नैरेटिव दे देता है, अच्छा ये वाला सियासतदान अच्छा है और ये वाला नहीं अच्छा। अभी भाई उसका आर्ग्यूमेंट है, अब थोड़ा आर्ग्यूमेंट को वो मजीद एक्सप्लेन करो। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर एम्बिग्विटी नहीं लेकर आनी। ठीक है, बहुत क्लियर कट बात होनी चाहिए, बहुत क्लियर कट। और आर्ग्यूमेंट डेवलप कैसे करना है वो भी आपको थोड़ा मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आर्ग्यूमेंट जो है ना, आप कभी भी याद रखें, उसके लिए एक चीज लिख लें, यू हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, आपको ये करनी पड़ेगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, आई टेल यू। आगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऐसे के अंदर दोबारा देख लेते हैं कि इन सिंपल जो वर्ड्स के ये क्या है, ऐसे आपका वे है, ऐसा प्लान है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऐसे आर कंबाइंड टुगेदर। तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एक आउटलाइन 5% उसका वेटेज है। अनयूजुअल पैराग्राफ्स आपके दो होते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनयूजुअल, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो वो जरूर पढ़ता है, इट इज अ मस्ट दैट ही इज गोइंग टू रीड दैट। नेक्स्ट इज आपका यूजुअल पैराग्राफ। अब यूजुअल पैराग्राफ जो है वो कौन से होते हैं, तमाम बॉडी पैराग्राफ्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 18 से 20 या फिर 17 टू 18 पैराग्राफ आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, एंड दे कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 सेंटेंसेस पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको पैराग्राफिंग भी एक जो है बेसिकली आर्ट है। और पैराग्राफिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफिंग वाला कल जो है मैं आपको बताऊंगी चीजें पैराग्राफिंग के लिए। अब यहाँ तक बात होगी। अब यहाँ पे अल्टीमेट पर्पस देखो एक ऐसे का, कि आपने एक प्रोग्रेशन शो करनी है। प्रोग्रेशन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से कोई चीज शुरू करके आपने एंड पॉइंट तक जाना है। आपने एंड पॉइंट तक जाना है। ठीक है, एंड पॉइंट तक जाते जाते आपने ये जो सफर आपने बेसिकली तय करना है, इसके अंदर जो है आपने क्या क्या किन किन चीजों का ख्याल रखना है। फ्रॉम अ जनरल लेवल इन द इंट्रोडक्शन डाउन टू द स्पेसिफिक, यानी आप जो इंट्रो से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आप जनरली चीजों की बात करना शुरू होते हैं, एक बड़े लेवल पे बात करना शुरू होते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो आप जाते जाते आप नीचे आते हैं, अपनी एक स्पेसिफिक बात पे आते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई जमाना बहुत खराब हो गया है, जमाना खराब हो गया है तो उसकी ये वजूहात हैं। अच्छा, उसकी वजह से हमारे घर में भी कोई मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, और हमारे घर में हमारी कोई वो इस तरह से कोई एक किसी फर्द का नाम लेकर इस तरह से मैं कह दूं, अच्छा वो भी मसले मसाइल कर रहे हैं। अब ये बड़ी मैंने आपको ना एक घरेलू एक एग्जांपल दिया था कि आप क्लैरिटी है कि जब भी आपने कभी भी कोई अपना पॉइंट इंट्रोडक्शन में प्रूव करना है, तो आप एक जनरल बात से शुरू करते करते स्पेसिफिक पे आए। क्योंकि देखो शुरू में ही अगर आप स्पेसिफिक पे बात करना शुरू कर देंगे ना, स्पेसिफिक पे बात करना शुरू कर देंगे, उसके लिए आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा फिर एक्सप्लोर नहीं हो रहा होता। आप बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ आते आते, फॉर एग्जाम्पल आपका जो फेस है, ठीक है, दिस इज जनरल थिंग। फेस के बाद फिर आप पहले डिफाइन करो, आईज को डिफाइन कर रहे हैं आप, उसके जो है नोज को डिफाइन कर रहे हैं आप, जो है वो लिप्स को डिफाइन कर रहे हैं। आप करने ना बैठ जाना, वैसे बात कर रही हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट यू आर जस्ट गोइंग डाउन इनटू द स्पेसिफिक डिटेल्स। तो यू हैव, आपके पास एक पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, लिखने को बहुत कुछ होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कि आप जनरल लेवल से डाउन टू स्पेसिफिक, द स्टेटमेंट एंड बॉडी। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, दैट द सो कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट, जो कि बड़ी मशहूर है बेसिकली। ठीक है, द स्टेटमेंट और फिर बॉडी पे आते हैं, एंड बैक अप टू द जनरल लेवल अगेन। यानी आपने पहले जनरल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में फिर बीच में आप आ गए,
बॉडी पैराग्राफ में भी उस जन टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से आप उसको बता रहे हैं। और फिर बताते बताते आप अगेन कंक्लूजन पे जब आ रहे हैं, तो आप कहते हैं ना, जहां से शुरू हुआ था उधर से ही आप फिर जनरल पे आकर आपने अपनी बात खत्म कर दी। तो ये सारे प्रोग्रेशन है, ये एक ऐसा प्रोग्रेशन है कि जिसमें आप अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं। अभी देखो, मैं आपको जनरल चीजें बता रही हूँ, आगे जब हम एक एग्जांपल देखेंगे यू विल गेट द आइडिया कि हम किस तरह से चीजों को प्रोग्रेस करते हैं। अब आपके पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ऐसे की बात करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप ये लेते हैं कि दे टेक द टॉपिक फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड दे स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। ठीक है, इनिशियल लेवल अपना ये समझते हैं, विच इज़ अ वेरी फ्लॉड अप्रोच। आपने वो बिल्कुल नहीं करना होता। यू हैव टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेस। ठीक है, यहाँ पे वो जो पीछे बात कर रहा था एक्सपोजिशन की भी और आर्ग्यूमेंटेटिव की भी, बेसिकली ये जो एक्सपोजिशन आर्ग्यूमेंटेटिव, जब हम टाइप्स ऑफ ऐसे की बात करते हैं, तो पैराग्राफ्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। पैराग्राफ की नेचर भी होती है, कुछ पैराग्राफ्स डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं, उसमें आपने कोई सिंपल प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है किसी चीज का। कुछ पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट वाले होते हैं, जिसमें आपने पहले किसी दूसरे का पहले स्टांस बता के उसको निगेट करना होता है, नहीं ये बात ऐसे गलत है, इसके बरअक्स ये वाली बात ठीक है। आर्ग्यूमेंट आप आर्ग्यूमेंटेटिव वाला होता है। कुछ जो है आपका नरेशन वाला होते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ भी डिफरेंट तरह के होते हैं। यानी आपने अपने ऐसे में मोनोटनी ना आए, कोई उसको एग्जामिनर बोर ना हो जाए, उसके लिए भी आपने पैराग्राफ्स भी डिफरेंट किस्म के लिखने होते हैं आपने। ठीक है, उसके बाद आपका रिफ्लेक्ट, पहले तो ये है आपके रिफ्लेक्टिव एसेस। यानी रिफ्लेक्टिव एसेस में ये फॉलोइंग ये वाली टाइप्स आ जाती हैं आपकी। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 70% आपके ये रिफ्लेक्टिव एसेस आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आपकी एक्सपोजिशन, आपका आर्ग्यूमेंटेशन और आपकी मजीद जो है ये आ रहे होते हैं एनालिटिकल और कोरिलेशन वाले एसेस। ठीक है, इसको अब देख लेते हैं। अब एक्सपोजिशन क्या होती है। अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे, चलें जरा चैट में बताएं, हु विल टेल मी अबाउट द एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है। एक्सपोजिशन किसको कहते हैं? हम्म, चलें इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मजीद एक क्लैरिटी आ जाए। ये क्या होती है? अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और अ टॉपिक। इसमें आप सिंपली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीजों को, किसी भी आइडिया को समझा रहे होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होती है। व्हाट डज दैट कॉम्प्रिहेंसिव मीन? इस कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑल इनकम्पसिंग। ऑल इनकम्पसिंग, ठीक है, जिसके अंदर तमाम चीजें, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं, यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ऑल इन, एक सेकेंड किधर गया, ऑल इनकम्पसिंग। ठीक है, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को देखा है। ठीक है, एक्सपोजिशन। अब मोस्ट ऑफ द एसेस जब बच्चे देख रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि अच्छा ये जो है ये इस तरह का ऐसे है, ये इस तरह, आप में से काफी सारे बच्चों को पता भी होगा ये वाले एसेस होते क्या हैं बेसिकली, और इनमें से कौन सा ऐसे सेफ होता है, ये भी आपने काफी मिथ्स पढ़ी होंगी। तो असल में ये ना, सेफ होना या ना सेफ होना, दैट डजंट मैटर, जब तक आपको नहीं ना आती, स्किल नहीं आती ऐसे राइटिंग की। कोई भी ऐसे आप लिख लेंगे, तो आप उसको सेफ या अनसेफ नहीं, इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आया। कि जब बात हो रही थी कि एग्जामिनर की वन ऑफ द डिमांड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए आपका ऐसे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए।
अब जब हम ऑल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो कोई मुझे बताएगा यहाँ से आपको क्या आइडिया आता है, कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए किसी भी ऐसे के अंदर? बताएं जरा प्लीज, पार्टिसिपेट इन इट सो दैट आई मे नो कि आप भी सुन रहे हैं। अच्छा, इन द फर्स्ट मीटिंग देयर वर 80। अब सेकंड में पता नहीं पहुंची है कि नहीं बच्चों को, बड़ा मसला हो गया। चाहे नेक्स्ट जो है थोड़ा सा समटाइम्स ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ जी, क्या होते हैं ऑल एस्पेक्ट से, क्या मतलब है? नो, नो, नॉट आउटलाइन समथिंग। यस, वेरी गुड आंसर्स, गुड। हम्म, ठीक है, गुड, एजुकेशनल, वेरी गुड। अच्छा, अब दिस इज हाउ, मैंने क्या किया, मैंने आपके दिमागों को, आई टोल्ड यू हाउ टू गो फ्रॉम जनरल, क्या किया जस्ट नाउ मैंने अभी, आई हैव प्लेड विद योर ब्रेन्स, फ्रॉम जनरल टू अ स्पेसिफिक। जनरल एक ही वर्ड था, कॉम्प्रिहेंसिव एक लिंक हिंट दिया मैंने आपको, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स के बाद आपने बताना शुरू कर दिया अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, रीजनल लेवल हो गया, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, व्हाटसोएवर, बट इट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब देखो लिंक करते जाओ जो हमने शुरू में बात की और उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज एक्सपोजिशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये क्या है कि एलेबोरेट करो अपने आइडियाज को फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ आप इसको एलेबोरेट करते जाओ। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने बात की, जस्ट अ मिनट। हम्म, यानी इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई देती हूँ कि कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, तो ये बेसिकली आप इसमें क्या करोगे, सिंपली जस्ट इलेबोरेट दिस टॉपिक, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड पाकिस्तान। चलो मुझे कोई दो तीन टॉपिक्स लिख के दिखाएं चैट में, एक्सपोजिटरी वाले। हरिया, आप देखो जरा कितने, लाइक जहीनो फतीन बच्चे बैठे हैं, कितने टॉपर्स बैठे हैं। नहीं इस तरह नहीं ना, फेमिनिस्ट क्या फेमिनिस्ट, भाई टॉपिक तो बनाना सीख लो। डेमोक्रेसी ऑप्शन, ठीक है, स्वीट्स एंड ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड, ठीक है, गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड, चले, दैट्स ग्रेट, चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट इज, ठीक है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट इज आपका आ जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव। अब आर्ग्यूमेंटेटिव, इसमें यह है ना कि दो लोग हैं, दिस इज पर्सन, आई लव टू draw these guddas, my old students must have know this technique, इनको मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई गुड्डे बना बना के। अच्छा जी, यहाँ पे दैट पर्सन ए एंड पर्सन बी, अब ये देखो, ये इसके अपने हालातों वाकयात थे, इसके अपने हालातों वाकयात थे, ये अपने हालातों वाकयात से सीख के बड़ा हुआ, इसने कुछ और जो है इसकी सोशल रियलिटीज थी, इसकी सोशल रियलिटीज और थी। अब ये दो हैं, क्या हैं ये, सब्जेक्टिव माइंड्स हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव माइंड यानी कि इनका अपना ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, ए का ओपिनियन अपना है, बी का ओपिनियन अपना है। अब ये जो है ये कहेगा, ये एक बात करता है फॉर एग्जांपल कि जो कॉलोनियल मेंटालिटी ने ना पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इम्पीड कर दिया। ठीक है, ये बात कहता है। ये बी वाला कहता है नहीं, ये ऐसा नहीं है, कॉलोनियल मेंटालिटी ने नहीं पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इम्पीड किया, किसी और चीज ने पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इम्पीड किया, यानी कि उसको खराब किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपने ना सोचना है किसी भी टॉपिक को, थोड़ी सी इमेजिनेशन करके, ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है दैट यू यूज योर इमेजिनेशन इन दीज थिंग्स। तो आप इमेजिन करके सोचते हैं, दो जो हैं आर्ग्यूमेंट, यस एंड नो। अब यहाँ पे वेदर, अब ये दो बंदे ना आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इमेजिन कर लेना, फिर आपने ना देख लेना मैं किसके साथ हूँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ हूँ, यहाँ कोई और लड़की ABC वो कह रही है मैं इसके साथ हूँ। तो अब आपने जिसके साथ हैं वो क्या होगा आपका, योर स्टैंस, आपका स्टैंस है वो। ठीक है, स्टैंस कोई उड़ती हुई चिड़िया नहीं है कि कोई आपको ना पता चले, दिस इज योर स्टैंस। ठीक है, ये आपका स्टैंस होगा।
जस्ट अ मिनट प्लीज। लिंक्स। अच्छा, उसके बाद इस कॉलोनियल आगे आगे आपके यस और नो, यानी इसमें ना आपने देख लेना है कि जैसे इस कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। ठीक है, तो आप जो है इसके बारे में बेसिकली बताएंगे, अपना स्टांस बताएंगे कि क्या हो रहा है कॉलोनियल मेंटेलिटी में। बेसिकली क्या होता है कि मेंटेलिटी के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं। मेंटेलिटी एक चीज है, ये आपको ना, मैं ये जनरल एक टर्म है। मेंटेलिटी क्या है, आपकी सोच है। ठीक है, और उस मेंटेलिटी के तहत बेसिकली क्या चीजें हैं, एक आइडिया। वो क्या है, हेगल कहता है आइडिया से जो है वो मटेरियल बनता है। ठीक है, तो मेंटेलिटी क्या है, मेंटेलिटी इज द आइडिया। आइडिया जो लेकर चल रहे हैं आप, जो आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं आप, उससे आपकी मटेरियल रियलिटी सामने आ रही है। ठीक है, उससे आपकी मटेरियल रियलिटी सामने आ रही है। अब यहाँ से आपने मेंटेलिटी से आपने फिर खुद अखज करना होता है कि इस मेंटेलिटी का मतलब क्या है। इस मेंटेलिटी का मतलब है आइडिया। और वो कौन कौन से आइडियाज हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के आइडियाज हैं। वो जो हमने एस्पेक्ट्स की बात की ना, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के आइडियाज हैं। सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग। So this is how you break down a topic from a general to a specific thing. समझ आइए इसकी। अच्छा, उसके बाद आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। ठीक है, ये जो है होली वॉर्स बेसिकली आपको क्या कह रहे हैं, जो पुराने जमानों में बेसिकली लड़ी जाने वाली जैसे होती थी। तो हैज डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान, अब आपसे ना उसने पूछ लिया है। अब इसमें ना आप जब आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर आपके पास वो पहले ना बड़ी क्लैरिटी से आपने अपनी बात बतानी होती है, स्टांस लेना होता है। ठीक है, तो चैलेंज वो आप उसमें आगे बताते हैं कि डेमोक्रेसी फेल्ड अगर नहीं है, ठीक है, तो उसके रीजंस बताएं। और अगर हो रही है फेल तो उसके बताएं। ठीक है, ये वाली आउटलाइन मैं आप लोगों को दूंगी, फिर इसका सोल्यूशन भी आई प्रोवाइड दैट सोल्यूशन विद यू पीपल। आगे आ जाते हैं हमारे पास आप एनालिटिकल एंड परसुएसिव एसेस। अब एनालिटिकल में क्या होता है, इसमें ना आप क्या करते हैं, कोई एक साइड नहीं लेते। ठीक है, पार्टली आप कहते हैं यस और पार्टली आप कहते हैं नो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन एड की बात करें, फॉरेन एड, फॉरेन एड रोड टू स्टेबिलिटी या फिर डिजास्टर है। तो फॉरेन एड जो है बेसिकली आपकी समटाइम्स ऐसे होता है कि ये पार्टली यस थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी दे देती है, पार्टली यस टाइमली आपको स्टेबिलिटी दे देती है। लेकिन अगर आपको पैसा मिल रहा है, आपके रिजर्वायर्स में आ रहा है, आप उस पैसे से कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं लेकर आ रहे हो अपना। ठीक है, आप अपनी रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा है अपने एडजस्ट करें सारे प्रोग्राम्स को, वो नहीं लेकर आ रहे हो, तो फिर द फॉर द लॉन्गर रन डेफिनेटली वो आपको क्या कर जाएगी, आपको खराब करेगी। ठीक है, तो इसमें एनालाइज करते हैं ना आप चीजों को। एनालिसिस क्या होता है, किसी भी चीज को दोनों एंगल से देखना, यस और नो वाले एंगल से, दोनों से देखना, और किसी और दोनों चीजों को एक्सप्लोर करना कि होता भी है और नहीं भी होता। समटाइम जैसे टॉपिक आ जाते हैं ना कि दे आर एनालिटिकल एंड परसुएसिव। ठीक है, ये एनालिटिकल एंड परसुएसिव जो है, मुझे आपने कोशिश करनी है कि आप जो है असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ कि आपने ये वाले ऐसे, फिर मैं आपको कल बताऊंगी ये वाले एनालिटिकल में कौन से वाले ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है को रिलेशन वाले ऐसे। कोरिलेशन क्या होता है कि आपको दो वेरिएबल्स दिए होते हैं, यानी कि दो कीवर्ड्स होते हैं और उसके दरमियान में बेसिकली एंड लगा दिया जाता है। यानी इसका इसके साथ कोरिलेशन और इसका इसके साथ कोरिलेशन। जैसे आपका, जैसे आप कह लें कि एक टॉपिक है, मैंने जो अटेम्प्ट किया था, दैट टॉपिक वाज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब ये दो ऐसी चीजें थी, ये अपने आप में एक अलग अलग कीवर्ड्स थे, अपने आप में एक प्रोसेस था, बता रहे थे। अब ये था कि इसका ये होता है कि ये
इसका इसके साथ क्या कोरिलेशन है, पहले आप ये एक्सप्लेन करते हैं। यानी आपने ना यहाँ से बिल्कुल सीधा चलना होता है, जो उसने पहले पूछा है आपने भी पहले इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे इम्पैक्ट, फिर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का ह्यूमन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट, यानी ये जो है कोरिलेशन के साथ है। इस तरह के टॉपिक और जो है जैसे आपका गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इस तरह। तो ये एंड दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका आपस में रोल है। गवर्नेंस ठीक होगी तो ब्यूरोक्रेसी भी ठीक होगी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी सही चलेगी तो गवर्नेंस भी सही चलेगी। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ना, को रिलेशन वाले होते हैं, वो एक टाइप ऑफ ऐसे ये भी होती है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस एसेज होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। इसको आप डेफिनेटली आप इसको एक्सपोजिशन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, आप इसको एक्सपोजिशन की तरफ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, आगे जब आप आउटलाइन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको और ज्यादा इन चीजों की क्लैरिटी आएगी कि इसको क्या कहते हैं। उसके बाद कुछ फैक्चुअल एसेज होते हैं, सोशल इश्यूज पे आ गए आपके एसेज, ठीक है, वो बड़े इजी होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट, उनकी जो है वो इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं होती। लेकिन ये वाले ऐसे, मतलब आप कह लें कि आपको बहुत ज्यादा उस तरह से एज नहीं दे रहे होते पासिंग का, देते भी हैं अगर आपने एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, आगे हम सीखेंगे कि ये जैसे ये टॉपिक को डायसेक्ट कैसे करते हैं। एनर्जी क्राइसिस, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, कुछ होते हैं आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है, उसने आपको एक स्टेटमेंट दे दी है, अब उसको डिस्क्राइब करो। और डिस्क्राइब भी आपने कैसे करना है, आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करना है, you will describe that comprehensively। ठीक है, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। अब देखो उसने ना आपको बस एक बात कह दी है, अब वो ये नहीं आपसे कोई राय नहीं मांग रहा, आपसे कोई वो नहीं कह रहा कि अच्छा ये बात ठीक है कि नहीं, कोई नहीं कह रहा, उसने आपको ना ये दे दिया बात, बस ये है बात और इस पे अब बात करो। अब आपने इसको प्रूफ करने के लिए बात कैसे करनी है, दैट्स अप टू यू। उसके बाद अगला आ जाता है वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, कि ये वाला ऐसे भी बेसिकली उसने आपको डिस्क्राइब कर दिया, आप इसको जो है वो एक्सप्लोर करके इसको डिफरेंट चीजों से करके इसको बताते जाओ। नेक्स्ट आपके कॉन्क्रीट हो गए, साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव एसेस हो गए, बेसिकली जिसमें क्या होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा ना आपकी ओपिनियन का, आपके एनालिसिस का उस तरह से इतना रोल प्ले नहीं होता, कुछ चीजें जो सबके लिए हैं वो सबके लिए होंगी। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने आपको कह दिया दिस इज अ थ्रेट, वो थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, ये भी एक वो है आपका कॉन्क्रीट ऐसे है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, मैस माइग्रेशन एंड फूड सिक्योरिटी, यानी ये तीन जो है क्लाइमेट। अच्छा, ये वाले एसेस भी जो है ना, जो जिसके अंदर बेसिकली एक पहले दे दिया जाता है मेन कीवर्ड, ठीक है, मेन कीवर्ड दे दिया जाता है, उसके बाद अगला ये दो वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं कि इनके अराउंड बात करो, बस ये दो, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, इसके अलावा कोई और पे बात आपने नहीं करनी। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, इन दोनों को लिंक करो। ठीक है, जैसे मैस माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी, ये तो आपस में भी कोरिलेशन में है, ये दो मैंने जैसे चीजें आपको पीछे बताई, ये आपस में भी कोरिलेशन में है, और ये इसके साथ, और ये दोनों दोनों के दोनों इसके साथ भी कोरिलेशन में है, क्लाइमेट चेंज के साथ भी। ठीक है, आगे जैसे मैंने आपको बताया कोरिलेशन ऐसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। योर असाइनमेंट नोट कर लें आपने 5 स्टेटमेंट्स कोरिलेशन ऐसे की, क्योंकि एक जरूर आती है, हर साल एक या दो स्टेटमेंट्स कोरिलेशन ऐसे की जरूर आती हैं, तो उसको आपको सॉल्व करने का तरीका आ जाए तो यू आर गुड टू गो। बाकी आपके लिटरेरी एसेस, अब लिटरेरी एसेस जो है बेसिकली उसके अंदर क्या हो रहा होता है आपका, जैसे कोई आपको जैसे इफ लाइफ गिव यू लेमन्स मेक अ लेमोनेड, उसमें यह है कि इम्प्लिसिटली जैसे आपके बात करें लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमोनेड, मेक अ लेमोनेड। अब यहाँ पे लेमन्स जो है बेसिकली ये क्या है, एक बहुत ही जो है वो जिसको कह लें कि यूज किया गया है
एक जो है सिमिली जैसे यूज करते हैं। लेमन जो है किसी भी चीज की बिटरनेस, हार्शनेस, ठीक है, उसका जो है वो सोरनेस को बताने के लिए यूज किया जाता है। और सोरनेस बेसिकली अगर लाइफ के हवाले से देखें तो वो क्या आ जाते हैं आपके चैलेंजेस, एनीथिंग चैलेंजेस अब किस तरह के, ठीक है, अब इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये डिफरेंट आपके चैलेंजेस आ जाते हैं। तो अब आपने एक्सप्लोर करना है, पहले तो आपने डी कोड करना होता है उसको। वैसे तो लिटरेरी एसेस दे आर नॉट सेफ टू प्ले, बट इनको आपने प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि आपकी जो है आपकी थिंकिंग, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो और इम्प्रूव हो, और आप जब लिखने बैठे तो आपके पास डाटा खत्म नहीं हो। तो आपने इसी तरह एक्सप्लोर करना होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आपने चीजों को एक्सप्लोर करना होता है। एंड मेक अ लेमोनेड। लेमोनेड क्या है? दिस इज समथिंग डिलिशियस, दिस इज समथिंग डिलिशियस दैट फ्रॉम चैलेंज यू विल कम अप टू अ विन। कि चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर भी आप विनिंग सिचुएशन के अंदर आ रहे हैं। यू विन, यू मेक समथिंग ग्रेट आउट ऑफ इट। तो दुनिया में कितनी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स कितनी ज्यादा है, हिस्टोरिकल कितनी ज्यादा है, कॉन्टेम्प्ररी कितनी ज्यादा है। तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा आपका डाटा जो है ना वो निकल के आ रहा होता है। बाकी और भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है एसेस। अब जैसे एक ऐसे था, बॉयज विल बी बॉयज। हाँ जी, कौन बताएगा इसका क्या मतलब निकल के आ रहा होता है? जी, कौन बताएगा? बॉयज विल बी बॉयज। कौन? अच्छा, बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ना आपको बता दिया एक सर्टन सिचुएशन के इन एनी केस, ठीक है, सिचुएशन जो है बेसिकली इसके अंदर आपको फिर वो दे रहा है एक इम्प्लिसिट उसने आइडिया दिया है। आपने उसको, इम्प्लिसिट होता है छुपा छुपी हुई बात, छुपी हुई बात है, आपने उसको एक्सप्लोर करना है, उसको आपने एक्सप्लिसिट करना है। एक्सप्लोर करके आपने उसको बताना है कि वाई दैट बॉयज विल बी बॉयज वाली थिंग जो है आपने कैसे उसको एक्सप्लेन करनी है। तो ये बेसिकली इसके अंदर से बहुत सारी जो इंटरप्रिटेशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में देखा, सो मैनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ वन थिंग। अब इसका एक नुकसान क्या होता है? इसका एक नुकसान क्या होता है? इसका एक ये नुकसान होता है कि लिटरेरी ऐसे में जो इंटरप्रिटेशन है वो इंडिविजुअल होती है। और इंटरप्रिटेशन इंडिविजुअल क्यों होती है? क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और जब सबकी अपनी अपनी सोच होती है तो वो किसी भी ऐसे को अपने सब्जेक्टिविटी के मुताबिक उसको अटेम्प्ट करेगा।
So it is always safe to attempt other essays rather than to attempt this kind of essay. लेकिन फिर भी अगर इसके साथ बॉयज विल बी बॉयज, तो इसके ऊपर आपने डिफरेंट तरह से आपने बायोलॉजिकली पहले एक्सप्लेन करना है, फिर आपने सोसाइटल के हवाले से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, फिर जो हमारे जो बेसिकली ये जेंडर से रिलेटेड जो भी हमारी आ जाती हैं, तो जिसका जेंडर है वो तो इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ट्राई आपने ये करना है कि विच टॉपिक टू बी चूज्ड। तो ऐसे लिटरेरी इस तरह का कोई अगर ऐसे आपको आ जाता है और जिसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकले, तो इट इज ऑलवेज नॉट सेफ टू यूज सच टाइप ऑफ ऐसे। बॉयज विल बी बॉयज बेसिकली इस तरह से था कि उनकी करेक्ट एक तो मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा उनकी माइंडसेट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो जो है दैट आर समथिंग कि जो क्या होती हैं अनचेंजेबल है, कि वो हमेशा वो वही रहेंगे। तो ये उस तरह से आ जाती है। उसके बाद आप एक्सपोजिशन भी आपकी, अब आपके सबसे ज्यादा आने वाला ऐसे किसी भी जो है ना वो आपके पेपर के अंदर, अगर आप पिछले सारे पेपर उठा के देख लें, तो ज्यादातर ऐसेज आते हैं एक्सपोजिशन टाइप के। उसमें एक्सपोजिशन में भी आगे से टाइप होती है, जैसे कुछ सिंपल होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कुछ में कंपैरिजन होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज होती हैं कि दो चीजों के ना सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पूछी होती हैं कि बताएं, विच इज वेरी रेयर। अब इतना इजी इजी टॉपिक नहीं आते। दैट इज रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ। कॉन्ट्रास्ट होता है, दैट हेजिटेशन एंड डिटर्मिनेशन, बेटर और वर्स होता है, अर्बन लाइफ इज बेटर देन रूरल लाइफ। ये सिंपल आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है, आर्ट फॉर पीस, इस तरह के है कि आप सुकून के लिए आर्ट, और इसका क्या आर्ट जो है वो कॉज है, इफेक्ट क्या निकल कर आएगा, पीस, सुकून मिलेगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट कोई होता है कि जैसे अगर ये होगा तो अल्टीमेटली एंड पर ये हो जाएगा, इस तरह का ऐसे होते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले होते हैं कि इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे किसी चीज में कोरिलेशन बताया होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि कोई दो टॉपिक दिए होते हैं, उसके अंदर कोरिलेशन वाले मोस्टली एंड लगाकर ये चीज कह दी जाता है अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो यानी आपने उसको इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप कह लो कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी डाउन जाएगी। ठीक है, दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद एक्सेप्शन है कि मनी इज अ नेसेसिटी बट ह्यूमैनिटी इज द प्राइमरी गोल, कि मनी एक जो है वो नेसेसिटी है लेकिन ह्यूमैनिटी इज द प्राइमरी गोल। ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेटरी है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। निगेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रुथ इज नॉट टॉट बट प्रैक्टिस्ड, यानी पहले तो उसने निगेशन की है, फिर अफर्म किया है कि बट प्रैक्टिस, कि ट्रुथ ट्रुथ से पढ़ाया नहीं जाता, उसको प्रैक्टिस किया जाता है। अब इस प्रैक्टिस के अंदर अगेन आ जाएगी आपकी इंडिविजुअल लेवल की, या आपकी जो है वो नेशनल लेवल की, या आपकी डिफरेंट तरह की, वो आपके आप पे डिपेंड करे ना, आप ऐसे को कितना ज्यादा उसका स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड करना चाह रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, उनमें क्या होता है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज पेनेशिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब इसमें क्या होता है इस तरह के ऐसे में कि समटाइम्स वो ये कह रहा होता है एग्जामिनर जो है वो इम्प्लिसिट जो है ना, यानी एक फैक्टर बता रहा। अब देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर के ना, अगर आप इसको देखो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कॉज करते हैं। फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन नहीं है, इनमें से एक फैक्टर है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन नहीं है। अब ये सारे फैक्टर्स मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेरा फोकस किस पे है, सिर्फ एक चीज पे। अब एक चीज से तो नहीं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जानी, तो क्या होगा, समटाइम्स सिर्फ एक एलिमेंट देकर कहता है कि इस पे भी बात करो, ठीक है, इसको भी, इसको तो एक्सप्लेन करना ही करना है आपने, लेकिन बाकियों को भी आप एक्सप्लेन करो, बाकी भी अगर कोई और है रीजंस जो कि खत्म हो जाएं या फिर ठीक हो जाएं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। तो इस तरह के ऐसेस भी आते होते हैं कि जैसे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज पेनेशिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब सिर्फ इस पे बात करेंगे ना आप, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे ही सिर्फ इस पे ही बात करते रहेंगे, ऑल्दो कि ये उसने पूछा है, इसको तो आप बताएंगे, लेकिन आप और भी बताएंगे कि अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटागोनिज्म होती है, ये भी बेसिकली ये आ जाता है इनवर्स, और उसमें रिलेशनशिप में भी आ जाता है और एंटागोनिज्म में भी, कि दो चीजें ऑपोजिट चल रही हैं। ठीक है,
कि इलिटरेसी और ये आपस में नहीं चल सकती। आगे आपकी बात आती है आउटलाइन की। आउटलाइन दो तरह की होती है, एक होती है टॉपिक आउटलाइन और एक सेंटेंस आउटलाइन। अब टॉपिक आउटलाइन जो है वो कौन सी होती है, सेंटेंस आउटलाइन कौन सी होती है, उसको देखते हैं। अ टॉपिक आउटलाइन कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तीन तरह की हेडिंग्स होती हैं उसमें, यूनिवर्सल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब जो यूनिवर्सल है, ठीक है, वो कौन सी होती है, प्राइमरी कौन सी है हेडिंग्स और सेकेंडरी हेडिंग्स कौन सी हैं, इसको हम आगे देखते हैं। Every heading has been further described in the form of points and arguments which should consist of short phrases। अब इसका क्या मतलब है, उसको देखते हैं आगे। An ideal outline must have following features. It must provide a comprehensive image। अब मेरा ख्याल है comprehensive को बार बार बताने की जरूरत नहीं रहेगी। And every argument paragraph should be reflected in outline। ठीक है कि हर आर्ग्यूमेंट और पैराग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आउटलाइन के ऊपर। योर आउटलाइन शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव दैट मे प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ योर होल डिस्कशन। वही वाली बात रिपीट हो गई है। हेडिंग्स की बात करते हैं। यूनिवर्सल हेडिंग, ये ऐसी हेडिंग जो हर ऐसे में रिपीट हो रही है, इसके अंदर दो दो ही हेडिंग्स है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल हेडिंग है। दूसरी होती है प्राइमरी हेडिंग्स, यानी ये वो हेडिंग है जो कि आपके ऐसे एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपसे पूछी है, विच इज आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर, डायरेक्टली पूछी है, और आप कभी भी उन हेडिंग्स को तो निकाल ही नहीं सकते। अब वो कौन सी है, आगे ऐसे ऐसे की आउटलाइन देखते हैं, उसमें आपने बतानी है कि कौन सी प्राइमरी हेडिंग है। पहले मैं बताऊंगी, नेक्स्ट पे आप बताएंगे। सेकेंडरी हेडिंग है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द एसे विच हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। यानी कि उसने ना स्टेटमेंट के अंदर पूछी नहीं है, लेकिन आप जरूरत पे समझ रहे हैं कि ये बतानी जरूरी है, इससे मेरा ऐसे मजीद कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, मजीद कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, ये वाले टॉपिक के अंदर कॉम्प्लीमेंटेशन वाले में, इंटरकल्चरल, ये तो प्राइमरी हो गया। कुछ और चीजें अगर आप बताना चाह रहे हैं, 2 3 4 कोई और चीजें आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी। वो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, सेकेंडरी, लेकिन वो जरूरी भी होंगी समटाइम्स। अच्छा जी, आगे हम बात कर रहे थे सेकेंडरी हेडिंग, कि ये वो पोर्शन है ऐसे का विच हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय एग्जामिनर, बट इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करेंगे तो वो और रेलिवेंट भी होगा, तो आपको और मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, और ये आपके ऐसे को मजीद और कॉम्प्रिहेंसिव बना देगा। ठीक है, करो। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एन आउटलाइन, मजीद इसमें देखते हैं आपने क्या क्या काम करने हैं उसके अंदर। जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे तो आपने कौन कौन से काम करने हैं, कि आप जो है कीवर्ड्स यूज करें अपने ऐसे की हेडिंग्स में, और ये आपको रेलिवेंट रखता है, जो कि ऐसे की हेडिंग्स के अंदर कीवर्ड्स हैं वही आपने आउटलाइन में यूज करने हैं। एवरी हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इलास्ट्रेट करें हेडिंग्स को, पॉइंट की फॉर्म में, फ्रेजेस में लिखें। ठीक है, एवरी पॉइंट डिवाइड किया जा सकता है सब पॉइंट्स के अंदर, उसको आप ऐड करें। इट शुड बी फ्लॉलेस, आपका जो भी है, यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, इंट्रो, सेकंड कोई हेडिंग है, उसके नीचे आप फ्रेजेस बना रहे हैं, ये पहले पहला आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट है। दूसरे आर्गुमेंट के नीचे अगर आपको कोई थर्ड लेवल पर जाने की जरूरत महसूस हो तो उसको हम कहते हैं सब पॉइंट्स। ठीक है, सब पॉइंट्स यूजुअली ये होता है कि वो डिजायरेबल नहीं होता, आप बहुत ज्यादा तीसरे लेवल पे ना जाएं तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने आउटलाइन को ना निटी ग्रिटीज में नहीं लेके जाना होता। ठीक है, सो ट्राई कि हम उसको तीसरे लेवल पे ना लेके, लेकिन अगर चली भी जाए तो नो, नॉट एन इशू, नॉट एट ऑल, आप लेके जा सकते हैं।
इट शुड बी फ्लॉलेस एंड यू कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल मिस्टेक इन योर आउटलाइन। फ्लॉलेस से मुराद आपकी वही चीजें क्लियर, रेलिवेंट, ठीक है, ग्रामर, और आपका जो है वो जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स रेलिवेंट होने चाहिए, क्लियर, वो सारी चीजें। फ्लॉलेस से मुराद वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक सैंपल आउटलाइन देख लेते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, challenges and prospects, what type of essay it is, किस तरह का essay है ये? हम्म, ठीक है, गुड। इट इज एन एक्सपोजिटरी essay। अच्छा, अब इसको करते हैं, इसकी प्राइमरी हेडिंग्स बनाते हैं, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी। चलो, मेरे बताने से पहले इफ समवन कैन मेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडिंग, को बना सकता है? प्राइमरी इसकी, सॉरी, यूनिवर्सल हेडिंग इसकी कौन सी होंगी? यूनिवर्सल हेडिंग इंट्रो प्लस कंक्लूजन। प्राइमरी हेडिंग, चलें, अब देखते हैं इसका। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, समझ आ गई कि दिस इज हाउ वी टेक थिंग्स। सिंपली आपने इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट आपका, अगर हम इसको देख लेते हैं मजीद, तो जैसे इंट्रोडक्शन है, चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसमें आप चैलेंजेस में आप 1 2 3 डिफरेंट एंगल से आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे dwindling फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, ये टेक्निकली इकोनॉमी की टर्म है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, स्टेगनेंट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, रिड्यूस्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, शेमफुल पिक्चर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आपकी सोशल फैब्रिक आपका पाकिस्तान का टॉर्न अपार्ट है, मायोपिक फाइनेंशियल, आपकी पॉलिसीज बहुत ख़राब है, आपकी टैक्सेशन बहुत ख़राब है। यानी ये डिफरेंट, डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस टॉपिक को, इकोनॉमिक चैलेंजेस को किस तरह से तैयार किया होता है। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस को आपने फिर डाइवर्स तरीके से, डिफरेंट तरीकों से आपने बताना होता है कि अच्छा ये चीज़ भी खराब है, ये चीज़ भी खराब है, ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है। तो आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग से होती हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं डिफरेंट आइडियाज को। लेकिन याद रखना है आपने, आपका हर आर्ग्यूमेंट वन आइडिया एट अ टाइम, वन आइडिया एट अ टाइम होना चाहिए। अब प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं आपके, कि क्या है प्रोस्पेक्ट्स, क्या है आपकी, कि इंक्रीज हो रही है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल विल इंक्रीज हो सकती है। अभी करंट सिनेरियो के हवाले से तो नहीं हम कह सकते, ठीक है, अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। इन्वेस्टमेंट है बाय फॉरेन कंट्रीज कर रहे हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट ड्यू टू कर्टेलमेंट ऑफ टेररिज्म, और बारगेनिंग, मिडिल क्लास ज़्यादा हो रही है, जो जिसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, एंड दे वांट अ चेंज, ठीक है, पॉलिसी इनिशिएटिव है पब्लिक ओपिनियन पे। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, आपने डिफरेंट लेवल से ब्रेनस्टॉर्म करके अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप कर लिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज एंड इंडिविजुअल्स, ये आप क्या कर रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपने करंट अफेयर में भी पढ़ी होती हैं, आप पाकिस्तान अफेयर में भी चीजें ये पढ़े होते हैं। आपके जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, 12 तो नहीं कहूंगी क्योंकि एक प्रेसी और वो आ जाता है, 10 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी आपने कितनी सारी चीजें पढ़ी होती हैं जो कि आपकी लिंक कर रहे होते हैं इन चीजों के साथ। आप डेली बेसिस पे जब आप डॉन भी आर्टिकल्स भी पढ़े होते हैं, आप कितना डाटा आपके पास होता है। ठीक है, थीम्स प्रिपेयर करने का एक बताऊंगी कल आपको, कि आप थीम्स पे काम करना स्टार्ट करें, जो कि विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अच्छा जी, उसके बाद एक आउटलाइन टास्क है आप लोगों के लिए।
आउटलाइन टास्क क्या है? डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? अब यहाँ पे पहले मुझे ये बताएं व्हाट टाइप ऑफ एसे इट इज। पहले ना इसमें उसने पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब आपने वो वाला हाँ या ना वाली बात, पहले तो अपना स्टांस बता देना आपने। हाँ जी, ये आर्गुमेंटेटिव है। नहीं, आर्गुमेंटेटिव क्योंकि बाद में आप दूसरी दूसरी सूरत हाल ऑपोजिट भी बताएंगे ना आप उसमें, कि किस तरह से जो है ना जो कहते हैं। ये आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है। पहले आप अपना स्टांस बताएंगे, उसने आपसे डज पूछ लिया ना डायरेक्टली, तो ये बताएंगे। अच्छा, इस पे आप ना आउटलाइन बनानी है, और मैं आपको ईमेल अपनी बता देती हूँ, यू कैन सेंड जो बनाकर आउटलाइन बना दे। कल हम फिर विद इन क्लास आउटलाइन में चेक करूंगी, फिर देन आई विल टेल यू कि व्हाट काइंड ऑफ किस तरह से आउटलाइन बननी चाहिए। इफ समवन ऑफ यू कैन मेक, तो वो फ्री आउटलाइन में कोई एक दो आउटलाइन चेक कर लूंगी जो मुझे जो है ना सूटेबल लगी। अम, इस पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, IM Aisha Tareen@gmail.com, ये आप कर सकते हैं। एक अब जो है मैंने बेसिकली प्लान चॉक आउट किया है, जो बच्चे आगे बिगनर हैं या जो कि उन्हें क्या करना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड कि उनको किस तरह से करना चाहिए और कैसे लेकर चलना चाहिए। तो फॉर देम आई हैव अ प्लान कि वो ये डेली बेसिस पे इतनी प्रैक्टिस करें। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, कैन यू सी द स्क्रीन? शो हो रही है आपको? अच्छा, जाहिर है अब हमारे पास वी हैव वेरी लेस टाइम। उसके अंदर क्या हो सकता है आपका नेक्स्ट जो है,